हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का क्वेश्चन जो कि पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies is an effective strategy in helping the student stay focused? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगा जिसमें बच्चे को अपना अटेंशन टाइम जो है वो इंक्रीज कर सके। तो सबसे पहला है स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज द अटेंशन स्पैन। सिर्फ बच्चे को बोलने से अटेंशन स्पैन इंक्रीज नहीं होगा। ऑप्शन 2, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो हाँ, ये ऑप्शन सही जा रहा है। ऑप्शन 3, कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट। तो ये भी गलत है, पेरेंट्स को कॉल करके कुछ भी नहीं होगा। 4, गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास। यानी रिपीटेड टास्क करने से उसका अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे राइट है ऑप्शन 2। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, जो है जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज innate and given rather than acquired through interactions. दूसरा है constructed in interactions with more knowledgeable others. तीसरा, a visible behavioral change that can be measured with reliability. चौथा, construct by the child rather than being passed passively from the environment. तो इसका ऑप्शन होगा डी कि नॉलेज जो है वो चाइल्ड के द्वारा खुद कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ना कि पैसिवली इन्वायरमेंट से हम उसे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा 4। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिम्बॉल्स फॉर सिम्बॉल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड इनेबल्स द चाइल्ड टू लर्न डैश। यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से किसी भी एक चीज़ को मानना, जैसे एक लेटर है उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमरल मतलब यानी कि नंबर, जैसे 20 है तो हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बोलते हैं लेट द नंबर बी एक्स या लेट द एज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन बी एक्स। तो ये जो है किसका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम लोग मान रहे हैं, उस सिंबल को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का स्टेज का नहीं है, क्योंकि कॉन्क्रीट में हम लोगों के बच्चे के आँख के सामने जो होता है, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको वो देख सकते हैं, वो बस उसी को मानते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एल्जेब्रा एंड कैलकुलस। तो ये ऑप्शन होगा क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा जो है वो एज्यूम करता है, मानता है किसी भी चीज़ को जो उनके आँख के सामने नहीं भी होती है। तो चूँकि यहाँ पे न्यूमरल्स बोल दिया गया है इसीलिए यहाँ ऑप्शन 2 होगा, एल्जेब्रा एंड कैलकुलस। यहाँ ऑप्शन 3 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। तो कंजर्वेशन एंड सीरिएशन जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2। चौथा क्वेश्चन है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। तो ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को बताना होगा कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो पहला क्या है, अभिकथन वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जब बच्चे जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनके पास जो है माइंड में बहुत सारा पाथवे आता है कि हाँ इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका रीजन देखते हैं। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली चलता है और सिक्वेंशियल चलता है। तो ये तो सही है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ए का, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि डेवलपमेंट ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होता है, मगर यहाँ पे असर्शन में कुछ और पूछ रहा था कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से बच्चा कैसे सीखता है। तो रीजन जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 ट्रू होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ए टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। यानी इसके फोल्डिंग जो है बच्चे को दिया जाता है और बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत सारा सामग्री दिया जाता है। तो यही जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का है एक्सप्लेनेशन कि हाँ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर जो है बच्चे को खुद से करने के लिए देते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ इसके फोल्डिंग यानी आलंबन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि ये क्वेश्चन आया है समाजीकरण के ऊपर। तो पहला है इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस। तो समाजीकरण कभी भी रेखीय प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हाँ। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हाँ। और डी है इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी, ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी समावेशी कक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्या है ऑप्शन, विच ऑफ द पहला ऑप्शन है फॉलोइंग रीजनल एकोमोडेशन यानी उचित समावेशन का पालन। दूसरा ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तीसरा इंकरेजिंग कॉम्पिटेटिव इथोस। चौथा इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा में कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कंपटीशन बढ़े, प्रतिस्पर्धा बढ़े एक दूसरे के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं होना चाहिए, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, नॉट एग्जाम्पलीफाइंग इंक्लूसिव क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, assertion reason है there is no objectively definable movement when a child enters middle childhood or adolescence। बिल्कुल सही है कि कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता है कि आज जो बच्चा वो मिडिल चाइल्डहुड या एडोलसेंस में इंटर कर रहा है। ये डिफर करता है हर एक बच्चे के लिए, टाइम पीरियड डिफर करता है, तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता है। तो असर्शन जो है वो सही है। और रीजन क्या है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। बिल्कुल, डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड इथिक्स ऑफ लॉ। ये जो क्वेश्चन है वो कॉलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कन्वेंशनल मोरालिटी ऑप्शन 1, 2 हेट्रोनोमस मोरालिटी, तीसरा ऑटोनोमस मोरालिटी और चौथा क्या है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है वो तो है ही नहीं कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में, सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 है। मगर यहाँ जो बात कर रहा है कि चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड इथिक्स, यानी बच्चे जो हैं वो इथिक्स के अराउंड, नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 कन्वेंशनल मोरालिटी। तो 9 का हो गया 1 कन्वेंशनल मोरालिटी। कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कन्वेंशनल मोरालिटी जो है वही वो स्टेज है जहाँ पे बच्चों की जो रीजनिंग होती है वो नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे टीचर का रोल पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग। हाँ बिल्कुल, वाइगोत्स्की जो है वो स्कैप फोल्डिंग पे ही जोर देते हैं। सेकेंड, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली। अगर वो इंडिपेंडेंटली ही पढ़ेगा तो फिर उसको मदद कौन करेगा, जब उसको किसी भी चीज़ में मदद की आवश्यकता होगी। तो 2 गलत है। तीसरा, टू गिव ओनली दोज टास्क स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली। तो जो चीज़ उनको नहीं आते है वो कौन सिखाएगा। चौथा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुँचाना ही काम नहीं है टीचर का। एक टीचर का काम है गाइड करना, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। Question number 11, assertion and reason. Assertion, teachers should constantly reflect on their own stereotypes and bias. यानी कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि पहले जो है शिक्षक को अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं वो ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं दे रहे कि जिससे जो है
जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिल रहा है या कुछ। और इसका रीजन है कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स द टीचर आर रिफ्लेक्टिव, यानी सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल, शिक्षक टीचर्स को जो है रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा 4। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट, यानी एडोलसेंस के किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, एडोलसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विथ प्यूबर्टी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर प्यूबर्टी से ही स्टार्ट होता है, द प्रोसेस दैट लेड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। सेकेंड है, एडोलसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इंटेलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। और तीसरा है, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर असर इन एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन अ सिमिलर मैनर, यानी यहाँ जो है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि हर एक कल्चर में अलग अलग जो है चिल्ड्रन जो है वो एडोलसेंस अलग अलग टाइम पे एडोलसेंस में जाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। तो हम लोगों को पता है कि गिलगन का जो भी क्रिटिक होता है वो कहीं ना कहीं नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म पे ही बेस्ड होता है। तो इसमें सीधा ही दिख रहा है ऑप्शन 4, इथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी गिलगन जो है वो लगभग कोलबर्ग में भी और दूसरे थ्योरी में भी यही कमी आता है, क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू यही आता है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4। Now question number 14, assertion, students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter, यानी कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है, स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल, अगर स्टूडेंट जो है वो इमोशनल अटैचमेंट होगा उनको अपने टीचर के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, तो स्टूडेंट जो है वो स्कूल में रहना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। और इसका रीजन है कि इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। बिल्कुल, इमोशन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के लिए। तो दोनों सही है, असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 14 का हो जाएगा 4। Now question number 15, which of the following is a core principle of constructivist learning theory, यानी कि इसमें से जो है कौन सा कोर प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी के लिए। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। पहला, लर्निंग ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर्स एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। दूसरा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तीसरा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जो कि ऐसा है ही नहीं, अधिगम कभी भी निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होता है। चौथा, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कोर प्रिंसिपल का बात किया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट का। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो है वो खुद से कंस्ट्रक्ट करता है अपना नॉलेज, कैसे, एक्टिव इंगेजमेंट से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, 15 का 2। Question number 16. Sujata participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. Sujata is, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि सुजाता जो है वो एक डांस कंपटीशन में इसलिए इंटरेस्टेड है जीतने के लिए क्योंकि उसे कैश प्राइज में कुछ पैसा मिलेगा। तो ये जो है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी कि बाहरी रूप से प्रेरित है। अब सुजाता जीतना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे उससे प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा, जो कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, तो बाहरी रूप से प्रेरित है। तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट मेक कनेक्शंस बिटवीन
concepts and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? यानी एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वर्कशीट कंप्लीट करके वो नहीं समझ पाएगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करके उसको नहीं समझ में आएगा। दूसरा है, लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। ये बिल्कुल भी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नहीं है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 3, लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन ए करेंट इश्यू इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है, स्टूडेंट जो है वो अपने एक ग्रुप बनाएंगे और करंट इश्यू को डिस्कस करेंगे और इससे क्या होगा कि उन लोगों में नॉलेज होगा, सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 का 3। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। पोर्टफोलियोज जो है वो एक इफेक्टिव टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके लिए होता है, कि फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो वो होता है कि समेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। तो यहाँ बात किसका हो रहा है, पोर्टफोलियोज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है लिखा हुआ है, फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो सी कभी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। सो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स और टीचर्स शुड, यानी कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को पहला बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस को ही नज़रअंदाज कर देंगे तो बिल्कुल ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2, कंसिडर डिफरेंसेज एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। बिल्कुल ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है उसका एक फीचर है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हम सब आप एक जैसे नहीं है, हम सब भिन्न हैं, अलग हैं, यूनिक हैं। तो ऑप्शन 2 होगा इसका सही आंसर। Question number 20. According to Lev Vygotsky, children benefit from the experience of interacting with dash while working dash their zone of proximal development. तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो किससे बेनिफिट कर सकते हैं, जिनको आता है, जो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो पहला हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर्स, और दूसरा किस जोन में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जितने उस बच्चे का एज के हिसाब से वो जितना सीखने की उसमें है प्रवृत्ति, जितना सीख पाएंगे उस एज के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद इन। सो 20 का डी, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, आलोक सोच द फॉलोइंग बिहेवियर्स, holds head in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters. This can be symptoms of potential. यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि आँख में जो है वो आँख में रेडनेस आ रही है, आँख स्वेलिंग हो रही है आँख में, और लेटर्स जो है वो पहचान नहीं पा रहे, कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये विजुअल प्रॉब्लम्स यानी कि दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। तो 21 का 4। 22, asking critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbook and media would encourage, यानी कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व करना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो जेंडर रूढ़ियों उस पर सवाल उठेगा कि जैसे हम लोग पहले क्या दिखाते थे कि लड़की है तो घर का काम करेंगी और लड़के जो हैं वो बाहर जाके पढ़ेंगे या जॉब करेंगे। तो अब जो वेरियस टाइप ऑफ मीडियाज हैं या टेक्स्ट बुक है वो क्या दर्शाना चाहिए, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो पहले से है उसको क्वेश्चनिंग करने के लिए, यानी कि उस पर सवाल उठाने के लिए। तो 22 का डी। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन जो होगा वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, समेटिव, नॉर्मेटिव, डायनेमिक। तो बिल्कुल गतिशील होना चाहिए, तो डायनेमिक गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। पहला, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है तो अगर उसमें हम लोग हाउ लगा के पूछेंगे कि यानी कि उपयोग कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का उपयोग कैसे करते हैं, हाउ कैसे हुआ, तो ये जो होगा ये इंफॉर्मेशन जो है बच्चे उससे कलेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन इन रीजन,
The less able a child is to do a task, the more direction the teacher should give, and the child can do more and more. The teacher should help less and less. बिल्कुल सही है कि बच्चे को ही खुद से सब कुछ करना है और उसकी मदद करने के लिए टीचर्स रहेंगे और धीरे धीरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और टीचर जो है कम से कम उनकी मदद करेंगे. तो असर्शन सही है. रीजन, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ. यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो करेक्टली मेजर नहीं कर सकते IQ को. बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस को करेक्टली IQ के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि वो इंटेलिजेंट है बट वो नहीं बना पा रहा है क्वेश्चन. तो IQ से इंटेलिजेंस जो है मेजर नहीं किया जा सकता है. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A के लिए. क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन. तो जब भी मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का बात होता है, किसी भी चीज़ में मास्टरी करना है, इसका मतलब कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टास्क. तो 26 का 1 होगा. किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना होगा. क्वेश्चन नंबर 27, which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory. यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है. तो इसका जो है ऑप्शन होगा डी, अटेंशन. डीके तो बिल्कुल भी नहीं होगा. और रिट्राइवल, अटेंशन, मोटिवेशन, ये सब प्रोसेस है. तो इसमें ऑप्शन होगा डी, अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 28, assertion. In an inclusive classroom, adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies as well in assessment. एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए. तो बिल्कुल ए सही है. दूसरा, द रीजन जो है, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट. यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंक्लूजन का जो फिलॉसफी है वो ये बोलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को पूरी तरह से खत्म कर देना है, जो कि बिल्कुल गलत है. इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता. हर एक व्यक्ति अलग है, भिन्न है, यूनिक है. तो ऑप्शन नंबर 2, 28 का 2, ए इज ट्रू बट R इज फॉल्स. Question number 29, dyslexia is a dash condition which impact learners ability to. यानी कि अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है. तो यहाँ क्या होगा, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि लिंक साउंड विथ सिंबल, यानी कि तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने वाला डिसऑर्डर है. तो 29 का ए. Question number 30, an elementary school teacher can strongly influence students' development of academic self-concept by. एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है. बिल्कुल कर सकता है. पहला, पनिशिंग, कभी भी किसी चाइल्ड को पनिश नहीं करना है. दूसरा, रिवार्डिंग, हाँ रिवार्ड कर सकते हैं. तीसरा, कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं. एक्सपेक्टेशन क्यों हम लो रखेंगे किसी भी स्टूडेंट से. चौथा, कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, ये गलत है. तो इसका ऑप्शन होगा बी, कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना जो होगा आंसर होगा. तो 30 का 2.